लाइफ में आपको कामयाब होने के लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत होगी। कॉलेज डिग्रीज होती है वो डिफरेंट होती है स्किल से। स्किल बहुत ही अलग फंडा है। अगर आपके पास तगड़े स्किल्स है लाइफ में तो आप किसी भी इंडस्ट्री में उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट है या आपके पास बहुत ज़्यादा डिग्री है, बहुत हाई लेवल की डिग्री है, बट वो किसी एक फील्ड तक सीमित होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री है तो सिर्फ आप वहाँ पर डॉक्टर ही बन सकते हैं। और अगर मैं वहीं एक स्किल की बात करूँ कि अगर आप मान लें पब्लिक स्पीकर है, आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत ही तगड़ा है, तो आप इस पब्लिक स्पीकिंग स्किल को ना कि एक इंडस्ट्री में काम में ला सकते हैं, बल्कि आप इसको किसी भी इंडस्ट्री में काम में ला सकते हैं, अपनी पर्सनल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। उसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मान लिया आप एक इंजीनियर है, तो आप एक इंजीनियर है, आपका एक लिमिटेशन होगी कि आप अपनी उस इंजीनियरिंग की डिग्री को या फिर अपने उस स्किल को किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्किल भी बहुत तरह के होते हैं जो ट्रांसफरेबल स्किल होते हैं फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। एक ही इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में एक ही स्किल काम आ सकता है। ऐसे स्किल्स बहुत कम होते हैं, और जबकि कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जहाँ पर आपको एक ही इंडस्ट्री में काम आएगा। जैसे आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, आपके पास लॉयर की डिग्री है, आपके पास लॉ की डिग्री, आप एक अच्छे लॉयर है, तो आपके पास एक सीमित फील्ड है। बट अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छा है फॉर एग्जांपल, ना कि आप इस स्किल को एक इंडस्ट्री में काम में ला सकते हैं, बल्कि आप दूसरी इंडस्ट्री में भी काम में ला सकते हैं। और यही अंतर होता है कि आपको स्किल मास्टर करना चाहिए या फिर कॉलेज की डिग्रीज कलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारी कॉलेज डिग्रीज है और किसी के पास सिर्फ 3 ऐसे स्किल है जो कि आज के टाइम में वैल्यूबल है और जिनकी डिमांड भी है, तो आपको ऐसे स्किल की मास्टरी करनी है जो कि डिमांडफुल है, जिनकी मार्केट में डिमांड है। आपको ये भी पता होगा कि जैसे आजकल जो हायरिंग होती है कंपनीज़ की, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो भी है वो तो अपने एम्प्लॉयज़ को किसी डिग्री के बेस पर हायर करती ही नहीं है। वो उनको हायर करती है उनकी स्किल के बेस पर, उनकी एबिलिटी के बेस पर। और उनका जो इंटरव्यू होता है, उनका जो मॉक टेस्ट होता है, जो भी सारे प्रोसीजर होता है, वो उनकी डिग्री के बेस पर उनको हायर नहीं करते, वो उनको उनकी स्किल के बेस पर हायर करते हैं। तो आपको स्किल लाइफ में डेवलप करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज इसी एपिसोड में मैं आपको कुछ स्किल्स बताऊंगा, अगर जिसे आप निखार लें तो ये ना कि आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करने के लिए, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो पहला स्किल जिसको मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ और हर एक इंसान को इसे डेवलप करना चाहिए अगर वो शाय नहीं है तो, और वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। देखो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल डिफरेंट तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल क्या है। जब आप लोगों के सामने अपनी बात को रखते हैं कॉन्फिडेंटली, उसे मैं पब्लिक स्पीकिंग बोलता हूँ। टॉकिंग टू वन ऑन वन, वो कम्युनिकेशन स्किल डिफरेंट है। और टॉकिंग टू वन टू ग्रुप, जब आप एक ग्रुप से बात कर रहे होते हैं एज ए लीडर, जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ किसी भी कंपनी में, जब आप कोई बड़े लीडर होंगे, कोई CEO होंगे या फिर CFO या कोई भी आपकी ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पर आपके अंडर कोई टीम काम करती होगी, तब ये स्किल आपको वहाँ पर काम आएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर अपनी टीम को लीड करना है, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देनी है। तो जब लोगों के सामने आप प्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसे ही पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो लीडर है, चाहे वो किसी कंपनी का CEO है, CFO है, या फिर एडवाइज़र है, चाहे वो कोई भी है, कोच है, कंसल्टेंट है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। और हमारी कंट्री में एक मिसकंसेप्शन भी है कि पब्लिक स्पीकिंग करने का मतलब वो समझते हैं कि आपको इंग्लिश में बात करनी है लोगों के सामने। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। इंग्लिश में बात करना ज़रूरी नहीं है। हिंदी में भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे देश में जो कि हिंदी में बात करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी। वो इंग्लिश कहाँ बोलते हैं ज़्यादा अपने इंडिया में, वो हिंदी ही बोलते हैं, और वो भी एक लीडर है, वो एक पॉलिटिशियन है। तो पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है अपनी बातों को अपनी ऑडियंस तक पहुँचाना, और इतने ईजी वे में पहुँचाना कि सामने वाले को आप इम्प्रेस कर दो, सामने वाला आपकी पकड़ में आ जाए। इसे ही पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं, और उसे ही नेतृत्व करना बोलते हैं, लीडरशिप उसी को बोलते हैं। सेकंड स्किल आफ्टर पब्लिक स्पीकिंग, जिसको मैं सेकंड नंबर देता हूँ, वो है राइटिंग स्किल। अब मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको राइटर बनना है। राइटर या ऑथर अलग हो जाते हैं, बिल्कुल। राइटर और ऑथर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। राइटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको किताब लिखनी है। राइटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक कवि बनना है, आपको एक पोइट बनना है, या आपको एक राइटर बनना है। उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लेकिन राइटिंग स्किल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के टाइम में आप देख पा रहे हैं किस तरह का कंटेंट वायरल हो रहा है, और सोशल मीडिया पर 2 ही तरह का कंटेंट दिखाया जाता है, या तो वो टेक्सचुअल है या फिर वो पिक्टोरियल है। पिक्चर फॉर्म में या तो वीडियो फॉर्म होगी, पिक्चर होगी,
या फिर वहाँ पर कुछ लिखा होगा, और ज़्यादातर लिखा हुआ होता है। अगर वो वीडियो भी है तब भी उसकी स्क्रिप्ट लिखी होती है, उसका डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा होता है। तो राइटिंग स्किल हर जगह राइटिंग है। आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वहाँ भी राइटिंग है, आप मेल्स करते हैं वो भी राइटिंग है, आप मैसेजेस किसी को करते हैं वो भी राइटिंग है, आप 1-on-1 किसी से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वो भी राइटिंग स्किल है। तो राइटिंग स्किल भी आपका कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है पब्लिक स्पीकिंग से, कम्युनिकेशन स्किल से, कि आप अपनी बातों को किस तरह से सामने वाले के सामने रखते हैं। कई बार क्या होता है कि आप कॉल पर बात नहीं कर रहे होते हैं, आप मेल्स के थ्रू बात कर रहे होते हैं, और वहीं आपको डील क्लोज करनी पड़ती है एज ए सेल्स पर्सन या एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो वहाँ पर आपका ये स्किल काम आएगा कि सामने वाले को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, या उसको किस तरह से आपको हैंडल करना है, किस तरह से अपनी डील क्लोज करनी है, अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे पिच करना है। ये सिर्फ ना कि सेल्स लोगों के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को भी सुधारना चाहता है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं या आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, तो आपकी बात करने में वो छवि दिखाई देनी चाहिए कि आप वाकई में लिटरेचर है। अब कैसे आप अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं? स्टार्टिंग में जब आप शुरू करते हैं तो बस आपको अपने बारे में लिखना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको दुनिया को डिस्क्राइब करना है, स्टार्टिंग अपने आप से करनी है। अपनी क्वालिटी के बारे में लिखो, उसको मैं जर्नलिंग करना बोलता हूँ। अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स, अपने विशेस लिखो, अपने गोल्स लिखो और अपने बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करो। आपकी क्या हॉबीज़ है, आपको क्या करना पसंद है, क्या खाना पसंद है, लाइफ में क्या करना चाहते हो। जब आप इस तरह से धीरे धीरे आदत डालते हैं तब आपका राइटिंग स्किल दिन पर दिन सुधरता चला जाएगा। थर्ड स्किल जो कि इम्पोर्टेंट भी है और नेसेसरी भी है लाइफ में हर एक इंसान के लिए, वो है डिसीज़न मेकिंग। कई बार क्या होता है कि हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको अपनी डिसीज़न पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। या तो आपको कोई काम करना है या आपको कोई काम नहीं करना है। इनडिसाइसिवनेस एक इलनेस है, एक बीमारी है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि लाइफ में आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, या आपको ये एक्शन लेना है या नहीं लेना है, तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो लाइफ में आपको डिसीजन पावर अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि हर एक दिन, हर एक मोमेंट में हमको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ता है और हम डिसीजन ले रहे होते हैं, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। आप अगर सुबह आज उठे हैं और आपने कॉफ़ी पी है या चाय पी है, वो भी आपने खुद डिसाइड किया है कि आपने कॉफ़ी पी है या फिर चाय पी है। आप उठने के बाद वर्कआउट आपने किया है या नहीं किया है, वो आपका डिसीज़न था। तो कुछ लोगों ने किया है, कुछ ने नहीं किया। मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आपने किया है या नहीं किया है। नहीं किया है वो भी एक डिसीज़न था, और किया है वो भी एक डिसीज़न था। अब आप जो भी कर रहे हैं, मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो भी ये डिसीज़न है कि आपको ये पॉडकास्ट सुनना है, पूरा सुनना है या नहीं सुनना है, ये भी आपका डिसीज़न है। तो हम लाइफ में हर एक मोड पर, हर एक मोमेंट पर कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं। और अगर आपके डिसीज़न ही फास्ट नहीं होंगे, अगर आपके डिसीज़न ही क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे, तब आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आप अपने आप को जानना शुरू करें और अपने डिसीजन मेकिंग स्किल को बहुत अच्छा करें। फोर्थ जो स्किल है वो है इमोशनल इंटेलिजेंसी। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमारी इमोशंस डिफरेंट तरह की होती है। कई बार हमें जलन होने लगती है, कई बार हमें गुस्सा आता है, कई बार हम चिढ़ते हैं अपने आप से ही। तो ये जो इमोशंस का फ्लो है लाइफ में ही चलता रहेगा, बट आप अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस बताऊंगा, और अपने आप में बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। और उस प्रैक्टिस को मैं कई बार मेंशन भी कर चुका हूँ अपने एपिसोड्स में, अपनी यूट्यूब वीडियो पर। और वो प्रैक्टिस है मेडिटेशन प्रैक्टिस। मेडिटेशन आपको सिखाएगा कि अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। किसी काम को आपको करना चाहिए जिसे करना ज़रूरी है, उसे आप करेंगे नहीं, या किसी काम को नहीं करना चाहिए जो कि करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उसे आप करेंगे। तो यहीं पर हमारी इमोशंस काम आती है, यहीं पर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है कि हमें वो काम ना चाहते हुए भी करना होगा जब हमारा मन ना कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है और आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है, या आपको शूट करना है, आपको रिकॉर्ड करना है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि आज बहुत ठंड है, या फिर आज बहुत गर्मी है, या आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ है। आपका मन क्यों नहीं कर रहा है? आज सर्दी है तो क्या हुआ? क्या दुनिया काम नहीं कर रही है? आज गर्मी है तो क्या हुआ? क्या आप उस काम को नहीं कर सकते हैं? तो अभी आपका मन उस काम को करने के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन असलियत, हकीकत यही है कि जब आपका मन नहीं कर रहा है तो भी आपको एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह उस काम को करना है। और यहीं आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस काम करेगी कि आपकी इमोशंस आपके डिसीजन मेकिंग पावर को वीक ना बना दे, कमज़ोर ना बना दे। कि जहाँ आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का, वहाँ पर आपको काम करना है, अगर वो इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी भी आपके लिए।
लेकिन कई बार क्या होता है कि जो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है, और जो हमारे लिए हार्मफुल है, हम उस काम को कर रहे होते हैं, तब भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से आपको हेल्प करेगी कि ये काम आपको करना है या नहीं करना है। और नहीं करना है तो फिर आपको अपने आप को समझाना होगा कि इसको क्यों नहीं करना है। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में काम करती है।